हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्लानिंग के बारे में दैट देयर आर सम लॉन्ग टर्म गोल्स जो हमने सेटअप किए थे जब प्लानिंग शुरू हुई थी इंडिया में, और कुछ थे शॉर्ट टर्म गोल्स। ओके, और लॉन्ग टर्म गोल्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग और शॉर्ट टर्म गोल्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। लॉन्ग टर्म गोल्स जो थे वो थे 20 ईयर्स के लिए और शॉर्ट टर्म गोल थे वो थे 5 ईयर्स के लिए, राइट। इनको हमने उस दिन पढ़ा था और डिटेल में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग को। 4 तरीके के लॉन्ग टर्म गोल्स हमने पढ़े थे: जीडीपी ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान, यानी कि 5 ईयर प्लान्स। ओके, उनको समझते हैं, चलते हैं आगे। शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या थे? देखिए, प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान स्टार्ट हुए इंडिया में फ्रॉम द ईयर 1951। सो फर्स्ट प्लान जो स्टार्ट हुआ हमारा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो 1951 से लेकर 1956 तक चला। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा वो था बेटा नेहरू बेस्ड मॉडल। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी का जो सोच थी कि एग्रीकल्चर सबसे पहले डेवलप होना चाहिए इंडिया में, उसके ऊपर बेस था, और वो बेस था हैरेट डॉमर मॉडल के ऊपर। ये हैरेट डॉमर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जनरली आप लोग अपने अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे अगर आप इकोनॉमिक्स को फर्दर पढ़ते हैं तो। सो हैरेट और डॉमर 2 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का मॉडल दिया था जो बेस था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर। सो हमने फर्स्ट प्लान में सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया वो दिया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को, बिकॉज यू नो दैट इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अराउंड 75% जो पॉपुलेशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो एग्रीकल्चर में ही थी। तो सबसे पहला जो ध्यान दिया जाना चाहिए था वो एग्रीकल्चर को ही दिया जाना चाहिए था। इसीलिए फर्स्ट प्लान का जो मेन फोकस था वो यही था कि हमने हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए इन आवर फर्स्ट प्लान इन द फर्स्ट 5 ईयर्स। ओके, तो एग्रीकल्चर बेस्ड था। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ का एक टारगेट सेट किया गया जो टारगेट था 2.1%। ओके, 2.1% का टारगेट सेट किया गया कि इन दीज टाइम्स हमें 2.1% जीडीपी ग्रोथ अचीव करना है। बट एक्चुअली हमने ओवर अचीव कर लिया उसको। हमने अचीव किया था 4.6% जीडीपी ग्रोथ, विच वॉज अ ग्रेट सक्सेस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1951 टू 1956। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था हमारा वो स्टार्ट हुआ था बेटा 1956 से लेकर वो चला था 1961 तक। ओके, सो ये था हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान सेक्टर स्पेसिफिक प्लान्स थे ये। देखिए, पहला प्लान हमारा फोकस था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर बेस्ड था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है इंडिया में, सो दैट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवरऑल कंट्री में इंक्रीज हो सके, वो पूरा इंडिया के अंदर फैलाया जा सके हमारे इंडस्ट्रीज़ को। और वो था मॉडल, उस मॉडल को हम बोलते हैं पीसी महालानोबिस मॉडल। ये इंडियन बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के जिन्होंने बोला था दैट मेटल एंड मशीन स्ट्रेटेजी। ओके, मेटल एंड मशीन स्ट्रेटेजी का मतलब यही हुआ दैट डेवलप मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज एंड डेवलप मोर एंड मोर हैवी इंडस्ट्रीज ऑल्सो। सो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान यानी कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था हमारा वो इसी के ऊपर बेस्ड था, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाए। ओके, एंड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ आपको पता ही है, इंडस्ट्रीज़ ऑफ कैपिटल गुड्स जो और मशीन्स बनाती है, दीज आर हैवी इंडस्ट्रीज। सो ये दोनों जो फर्स्ट और सेकेंड प्लान थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम द प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंडिया की प्लानिंग उस समय जस्ट स्टार्ट हुई थी और उस पॉइंट पर अगर हमारी प्लानिंग फेल हो जाती तो उसका जो बैड इफेक्ट था वो आगे आने वाले कई सालों में हमें झेलना पड़ता। बट समहाउ फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान काफ़ी सक्सेसफुल हुए हमारे, जो कि फर्स्ट प्लान हमारा बेस था एग्रीकल्चर के ऊपर और सेकंड प्लान बेस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, अब थर्ड प्लान का क्या टारगेट था हमारा? देखिए, थर्ड प्लान बेटा हमारा 1961
1961 से लेकर 1966 तक प्लान था ये हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान। ओके, सो थर्ड 5 ईयर प्लान का क्या टारगेट था, दैट वी शुड अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। अब ये सेल्फ सफिशिएंसी का टारगेट देखिए हमने उधर लॉन्ग टर्म गोल में भी रखा हुआ था और इधर शॉर्ट टर्म में भी रखा हुआ है, स्पेसिफिकली इन द थर्ड 5 ईयर प्लान के फूड ग्रेन्स के अंदर हमें फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा करे, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, इंडिया में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, जो रिच और पुअर का जो गैप है उसको रिड्यूस करना है। ये थे मेन टारगेट्स ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। अब प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि 1965 और 66 में ड्रॉट आ गया और जो इंडिया का हार्वेस्ट था, इंडिया के जो प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ उसकी वजह से। और 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई, जिसकी वजह से जो हमारा प्लानिंग का प्रोसेस था वो बैडली इफ़ेक्ट हुआ। ओके, दिस इज़ आवर थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हुआ क्या बच्चों, देखिए यहाँ पर इस 5 ईयर प्लान में ड्रॉट आया। ओके, ड्रॉट और वॉर भी हुआ, यहाँ पर इकोनॉमी काफ़ी हमारी डिस्टर्ब हो गई थी। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था हमारा 1966 के बाद वाला, उसको हमें थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा और हमें कुछ और चीज़ों पर ध्यान देना पड़ा, जहाँ पर हमने 5 ईयर प्लानिंग को कुछ समय के लिए स्टॉप किया और एनुअल प्लान्स हमने स्टार्ट किए। सो हमारे 3 एनुअल प्लान्स आए थे आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि एनुअल प्लान आए थे हमारे 1966-67 में, 67-68 में, 68-69 में। ये 3 सालों में 5 ईयर प्लानिंग नहीं हुई थी और एनुअल प्लान्स बनाए गए थे। वो एनुअल प्लान्स का बहुत बेनिफिट भी हुआ इंडिया में। देखते हैं कैसे, दैट डेवलपमेंट ऑफ HYV सीड्स। ये क्या थे बच्चों, देखिए HYV सीड्स थे हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स, हाई ईल्ड वैरायटी, ये थे HYV सीड्स। ओके, अब ये सीड्स का क्या बेनिफिट था, देखिए ये सीड्स जो है इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब ये सीड्स की वजह से हो क्या रहा था कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, सेम लैंड के ऊपर जो ओवरऑल प्रोडक्शन था वो बढ़ने लगा था। ये सीड्स को अगर फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप HYV सीड्स अपने फार्म्स में, अपने खेतों में यूज़ करेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है वीट का, राइस का, इनिशियली जो है वीट और राइस के ऊपर ये स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से हमने देखा कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ने लगी है और सेम जो लैंड है उस पर प्रोडक्शन का जो लेवल है वो ज़्यादा हो गया है। इसी की वजह से यही एक मेन रीज़न था जब इस टाइम पीरियड में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था और इसका जो मेन रीज़न था वो रीज़न था HYV सीड्स की वजह से। ओके, फिर HYV सीड्स के साथ हमें करना क्या था कि यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, अब केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने के बाद आपकी जो प्रोडक्शन थी वो पहले से कई गुना बढ़ने लगी थी। ओके, इससे पहले केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स बहुत कम फार्मर्स यूज़ किया करते थे। HYV सीड्स की यही डिमांड थी कि उसके साथ जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होना चाहिए। ओके, इसके बाद गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई जिसको बोलते हैं हम प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। अब ये प्राइस सपोर्ट पॉलिसी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी किया है, जब हमने वहाँ पर पढ़ा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। ओके, अब ये MSP क्या होता है, देखिए दैट जब एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ऐसा सेट कर देती है कि उस मिनिमम प्राइस के नीचे कोई भी जो फार्मर है वो अपने प्रोडक्शन को नहीं बेचेगा और कोई भी सेलर उस मिनिमम प्राइस से नीचे उसके जो फार्मर का प्रोडक्शन है उसको नहीं खरीदेगा। दिस इज़ द
प्राइस सपोर्ट पॉलिसी फॉर द फार्मर्स, बिकॉज आपको पता है मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से जो मार्केट प्राइस है वो कई बार क्या होता है बहुत नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। कई बार आपको पता है मार्केट में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का मैकेनिज़्म चलता है, वो मैकेनिज़्म की वजह से प्राइस इतना नीचे आ जाता है कि फार्मर्स को जो उनका प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट भी नहीं निकल पाती है और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसीलिए वो गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एंटर करती है और एक मिनिमम प्राइस जो है फार्मर्स को देती है कि इस मिनिमम प्राइस से नीचे आपके प्रोडक्शन को कोई नहीं खरीदेगा, और अगर कोई उससे नीचे खरीदता भी है तो इस मिनिमम प्राइस पर गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज रेडी टू परचेज द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर्स। ओके, दिस इज़ द प्राइस सपोर्ट पॉलिसी फॉर द फार्मर्स। ओके, आगे क्या हुआ, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल इनपुट्स इन एग्रीकल्चर। अब आप देख रहे हैं एक तरीके का रेवोल्यूशन आ रहा है इन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, HYV सीड्स यूज़ हो रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, फार्मर्स के लिए प्राइस सपोर्ट पॉलिसी बनाई जा रही है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पर फार्मर्स ओल्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पर हमें न्यू इंडस्ट्रियल इनपुट्स, इंडस्ट्रीज़ में बनी हुई मशीन्स का यूज़ करना पड़ेगा इन द एग्रीकल्चर में। ओके, सो दैट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ सके इंडिया की। ओके, अब ये 3 एनुअल प्लान्स के बाद हमारी 5 ईयर प्लानिंग फिर से स्टार्ट हो गई, और 4th प्लान जो हमारा आया वो आया 1969 में, और 1969 से लेकर 74 तक वो 4th 5 ईयर प्लान हमारा चला। ओके, इसके क्या गोल्स थे वो देखिए, इसके थे प्राइस स्टेबिलिटी, कि प्राइस स्टेबल हो जाए मार्केट के, और एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ के प्रोसेस को हमने एक बार स्टार्ट किया है उसको और ज़्यादा हम स्पीड बढ़ा सके उसकी GDP की। ओके, देन 5th प्लान हमारा आया 1974 से 79 में, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ओके, तो यहाँ पर ही जो है इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। ओके, इंडिया से इंदिरा जी ने एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। भारत में ये नारा बहुत फेमस हुआ जब हमने उसको 5 ईयर प्लान में भी इंट्रोड्यूस किया, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी 1974 से 79 में। अब 79 से 80 के बीच में 1 साल का और गैप आया, कुछ इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसकी वजह से वहाँ पर प्लानिंग नहीं हो पाई, कोई 5 ईयर प्लान नहीं आ पाया उस साल में। बट 1 साल के गैप के बाद फिर 5 ईयर प्लान आया जो कि स्टार्ट हुआ 1980 से 1985 तक। ओके, इसमें क्या था, इसमें भी रिमूवल ऑफ पॉवर्टी था एंड रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस समय तक, तो मेन जो मुद्दे थे देश में वो यही थे कि गरीबी हटाओ। ओके, और इनइक्वालिटी किस तरीके से कम की जाए हमारे देश में। ठीक है, फिर 85 से 90 का जो प्लान था उसमें फोकस था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ये था 7th 5 ईयर प्लान का गोल। अब हमें करना है बच्चों फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। ओके, अब 1991 तक जो प्लानिंग की गई थी उसकी मेन फीचर्स क्या थी वो अब हमें पढ़ना है। ये पोर्शन बच्चों हमारी NCERT की बुक में तो नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। ओके, सो हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। अब ये क्या बोलता है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो रोल था वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखा, कि मेनली जो मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज़ थी वो रिजर्व थी केवल गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए। देयर वर अराउंड 17 इंडस्ट्रीज़ जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व थी, उसमें प्राइवेट बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता था। ओके, सो गवर्नमेंट ने सोचा क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपमेंट का रोल है वो गवर्नमेंट खुद के हाथों में रखेगी और प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया जाएगा, बट दैट विल बी अ रेगुलेटेड रोल। सो इसीलिए सेकंड फीचर क्या है, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ दिस इज प्राइवेट सेक्टर। ओके,
रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सो रेगुलेटेड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, दैट प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा, प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज लगेगी, बट दैट विल बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। रेगुलेटेड किस तरीके से, दैट अगर किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट से पर्टिकुलर लाइसेंस लेना पड़ेगा उस इंडस्ट्री का, ओके। अगर उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर उसको कुछ इंपोर्ट मशीनरी इंपोर्ट करनी है बाहर से तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दिस वाज द रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और वो रेगुलेशन कहाँ से था, वो गवर्नमेंट की साइड से था, ओके। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब ये स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है बेसिकली, कि कितना आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, वहाँ से पता लगेगा वेदर यू आर स्टार्टिंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अगर आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्मॉल है, छोटा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। इसको हम डिटेल में आगे चल के भी पढ़ेंगे, बट अभी बस थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको ब्रीफ में, दैट गवर्नमेंट चाहती थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के कंपटीशन से प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ओके। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है, स्मॉल कैपिटल चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए, तो कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं, स्मॉल फैक्ट्रीज़, इवन घरों के अंदर लोग अपने मशीन्स परचेज कर लगा लिया करते थे और बिज़नेस शुरू हो जाता था, ओके। दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसका बेनिफिट क्या था, उसका बेनिफिट ये था कि टोटल प्रोडक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता था और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा होता था। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी था। कहीं ऐसा ना हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो पाथ है हमारा, उस पाथ के आगे लेकर जब हम जाएंगे तो उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पीछे ना रह जाए और धीरे धीरे बंद ना हो जाए, ओके। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखा जाए और उनकी इम्पोर्टेंस बरकरार रहे, ओके। और रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या हुआ कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती थी। जैसे प्राइवेट सेक्टर को अभी हमने देखा थ्रू लाइसेंसिंग, थ्रू परमिट्स वो प्रोटेक्ट करते रेगुलेट करते थे, तो इसी तरीके से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत थी, बिकॉज अदरवाइज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का नुकसान और फ़ायदा बहुत है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसका, बट एक तरफ से बिकॉज शुरुआत में क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो रहा था इंडिया का, तो ऐसा पॉसिबल था कि कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के ऊपर अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ले इन पर्टिकुलर फील्ड, तो वहाँ पे किसी और बिजनेसमैन का आना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कोई भी मोनोपोली ना क्रिएट करे अपनी किसी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर, तो इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री को जितना ज़्यादा हो सके उतना रेगुलेट करने की ज़रूरत थी, ओके। देन डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, ये हमने पढ़ा कि हैवी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट गवर्नमेंट चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में उसका बहुत बेनिफिट होगा, बिकॉज जो बहुत ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी था इंडिया नहीं डेवलप करता था, मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। अगर हम हैवी इंडस्ट्रीज़ को जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे, डेवलप करेंगे इंडिया में, तो इंडिया में ही मशीन्स और प्लांट्स प्रोड्यूस होने लगेंगे, ओके। उससे होगा क्या, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो गोल है वो भी अचीव होगा। अभी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था कि जो मशीन्स, हैवी मशीन्स और टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट करते हैं, वही सेम टेक्नोलॉजी को हम इंडिया में प्रोड्यूस करें इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग, बिकॉज इंपोर्ट करने की वजह से इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज था वो काफ़ी ज़्यादा बाहर चला जाता था और उसका नुकसान इंडिया को होता था, ओके। और अगर हम वही सेम टेक्नोलॉजी को इंडिया में ही इंपोर्ट करेंगे तो इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो हमारा बेसिकली फॉरेन करेंसी है, वो भी बचेगा, ओके। देन क्या है हमारा, ये देखिए लास्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन।
इंडिया 1991 से पहले जो प्लानिंग पूरी हुई हमारी 40-50 सालों की, उसमें क्या था कि इंडिया वॉज अ क्लोज्ड इकॉनमी। क्लोज्ड इकॉनमी का बेसिकली क्या मतलब है, हमने फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं किया हुआ था। बिकॉज अगर हम फॉरेन कंपटीशन को अलाउ कर देते तो जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे जो जस्ट डेवलप हो रहे थे, वो उनके सामने नहीं टिक पाते और उनको बिजनेस से बाहर होना पड़ता। बिकॉज फॉरेन जो डेवलप्ड कंपनीज़ है वो उन बिजनेसमैन को वहाँ से बाहर कर देती बिकॉज ऑफ देयर advantage in quality and quantity. Okay, so this is the brief of the planning till 1991 कि 1991 तक क्या हमने प्लानिंग की, उसका ये एक समरी है, ब्रीफ है, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था समझना। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें करना है सक्सेस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग हमारी स्टार्ट हुई, देखिए आपको पता है 1951 से, और इवन इफ़ यू से 1950 से ही, जब हमने प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया तब से ही। तो जैसे जैसे प्लानिंग आगे बढ़ती गई, बहुत सक्सेस इंडियन इकोनॉमी को उसकी मिली। ओके, जो प्लान्स हम बनाते थे वो मोस्ट ऑफ द प्लान्स के जो टारगेट्स थे वो हमने अचीव किए भी। ओके, सो अगर हम उनकी सक्सेस को देखें तो ब्रीफ में एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम बहुत बड़ी सक्सेस थी कि नेशनल इनकम जो थी इंडिया की, जो जीडीपी था वो बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज़ होने लगा। ओके, इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम भी हमारा इंक्रीज़ होने लगा। ओके, इंक्रीज़ इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जो ओवरऑल सेविंग्स थी कंट्री की और इंडिविजुअल्स की वो बढ़ने लगी। उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होने लगा, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा सेटअप होने लगी ड्यू टू दैट। देन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छे स्केल पर डेवलप होने लगा। दैट वाज अ मेजर सक्सेस ऑफ द प्लानिंग। ओके, एंड काफ़ी हमने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रेलवेज, रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, इन टर्म्स में हमने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था इंडिया का अंडर प्लानिंग। ओके, जो प्लान हमने सेटअप किए थे उसके अंदर में, राइट। अब प्लान के साथ जो हमारी अचीवमेंट्स थी, जो सक्सेस थी, उसके साथ कुछ फेलियर्स भी रहे। फेलियर्स क्या रहे बच्चों हमारे, देखिए कि पॉवर्टी का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई रहा। हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत देखा बट फिर भी पॉवर्टी का लेवल डिक्रीज़ नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था, जिस रेट पे वो होना चाहिए था। इन्फ्लेशन जो था, हाई प्राइसेस कमोडिटीज़ के, वो डिक्रीज़ नहीं हो रहे थे। और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी हो रहा था इंडिया में कि जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते थे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा था उस तरीके का। इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट था। इनएडिक्वेट का बेसिकली क्या मतलब है कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि सक्सेस हमने पाई इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया बहुत अच्छा किया, बट फिर भी वो इनएडिक्वेट था, कम था। कम किस तरीके से था कि जो इंडियन विलेजेस थे उसको थोड़ा सा इग्नोर किया गया। रूरल एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इग्नोर किया गया। मेजर जो डेवलपमेंट किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर का वो अर्बन एरियाज़ में किया गया। रूरल एरियाज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर था। ओके, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, सो जो नेशनल इनकम का जो इंक्रीज़ हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो बहुत ही इम्बैलेंस था, स्क्यूड था, एक तरफ झुका हुआ था कि उसका जो शेयर था, जैसा हमने पहले भी पढ़ा, उसका एक मेजर शेयर कुछ लोगों के पास ही चला गया और जो नीचे के लोग थे, जो पुअर थे, वहाँ पर उसका बेनिफिट नहीं जा पाया। दैट इज़ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के इसका मतलब क्या है, इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गई इंडिया में। ओके, दीज आर द सम फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ओके, सो ये है बच्चों हमारा प्लानिंग का चैप्टर, 5 ईयर प्लान्स, और प्लानिंग हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है एग्रीकल्चर
उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आप इस प्लानिंग चैप्टर को फिर से आप इसको रिवाइज़ करिए और ये जो 2-3 वीडियोस हमने बनाए हैं इसके ऊपर, ये तीनों वीडियोस को एक बार फिर से देखिए, सो दैट ये प्लानिंग आपके माइंड में एकदम इस्टेब्लिश हो जाए। ये आप इस चीज़ को आप ना भूलो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।